ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल मिर्जापुर अहमदाबाद की यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हाई सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके बाद शेयर करें। प्रस्तुतकर्ता कुरैशी गुलाम दस्तगीर आई। कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सुधा मूर्ति, जो संकलित है और इसका साहित्य प्रकार है जीवनी। जीवनी एक लेखक दूसरे किसी और के बारे में लिखता है तो उसे जीवनी कहा जाता है। कक्षा 10, विषय हिंदी, पाठ नंबर 8, जिसका नाम है सुधा मूर्ति, जो संकलित है। साहित्य प्रकार है जीवनी। पिछले शुक्रवार को हमने सुधा मूर्ति जो है उनके जीवन परिचय की बात की थी और उसके बाद पाठ का सार और पाठ का एक शिरच्छेद की हमने चर्चा की थी। आज हम आगे इस पाठ को आगे पढ़ाएंगे। तो शुरू करते हैं पाठ नंबर 8, सुधा मूर्ति। आगे उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी को की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। स्नातकोत्तर, इसका अर्थ होता है स्नातक होने की बाद की पढ़ाई। जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए पढ़ाई की जाती है वह। छात्रवृत्ति, इसका अर्थ होता है वजीफा। पेशकश, इसका अर्थ होता है प्रस्ताव। असमानता, इसका अर्थ होता है समानता का अभाव। पचना, इसका अर्थ होता है हजम होना, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ करेंगे स्वीकार होना। स्वयं, इसका अर्थ होता है खुद। इस शिरच्छेद में आने वाला मुहावरे की भी बात कर दूं। बात न पचना, अविश्वसनीय होना, बात गले न उतरना, बात समझ न पाना। आगे शिरच्छेद है। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। सहपाठी, साथ में पढ़ने वाले लोग। सहना, बर्दाश्त करना। इस शिरच्छेद में मुहावरा भी एक आता है, बस की बात न होना। इसका अर्थ होता है असमर्थ होना, बूते के बाहर हो जाना। आगे उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा हैं, जो आप इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं। टाटा मोटर्स जो टेल्को कंपनी है और उसके जो मालिक हैं, प्रमुख जो हैं
जिनका नाम है जे.आर.डी. टाटा। उनका भी आप चित्र इसमें देख सकते हैं। इस शिलाक्षेत्र में आने वाला शब्दार्थ सर्वोच्च, इसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। आगे उसने एक पोस्टकार्ड लिया और जे.आर.डी. टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। दस ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। आवश्यक तैयारियों के साथ वो लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए, जिनके वह सही सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए, यानी स्कूल में जाके पढ़ाना चाहिए। इस शिलाक्षेत्र में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं। साक्षात्कार, इसका अर्थ होता है मुलाकात, इंटरव्यू। उपस्थित, इसका अर्थ होता है हाजिर होना। फैक्ट्री, इसका अर्थ होता है कारखाना। कार्यस्थल, इसका अर्थ होता है काम करने का स्थान। नियुक्ति, इसका अर्थ होता है तैनाती। मेधावी, इसका अर्थ होता है बुद्धिमान। अनुसंधान, इसका अर्थ होता है जांच पड़ताल, खोज। आगे, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी, उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। अंग्रेजी में उसको कहा जाता है योर हायर। यहाँ पर जे.आर.डी. टाटा के कुछ फोटो रखे गए हैं, आप देख सकते हैं। इस परिच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की भी बात करता हूँ। दृढ़ता, इसका अर्थ होता है मजबूती। टेल्को, टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी। सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। इस शिलाक्षेत्र में आने वाले शब्दार्थ कार्यरत, इसका अर्थ होता है काम कर रहे। त्यागपत्र, इसका अर्थ होता है इस्तीफा, गुजराती में राजीनामું કહેવાય। आगे, दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया।
इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ। कार्य रूप, इसका अर्थ होता है यथार्थ रूप। इस शिरच्छेद में एक कहावत भी आती है, दिन दूनी रात चौगुनी। इसका अर्थ होता है बहुत तेजी से उन्नति करना। आगे, सुधा मूर्ति ने स्वयं को अपूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमड़ाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्रों में राहत कार्य करवाए। आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये कुछ कर्नाटक की हॉस्पिटलें हैं और उनमें दिए गए उपकरणों का भी चित्र आप देख सकते हो। इस शिरच्छेद में आने वाला शब्दार्थ उपकरण, इसका अर्थ होता है सामग्री। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। आप इस में चित्र देख सकते हैं, जो कंप्यूटर दिए गए वो, लाइब्रेरी जो बनाई गई है वो, और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप और छात्रवृत्ति जिसे कहते हैं वो दी है, वो आप देख सकते हैं। इस परिच्छेद में आने वाले शब्दार्थ अथक, इसका अर्थ होता है बिना रुके, लगातार किया जाने वाला। अधिकतम, जितना हो सकता हो, अधिक से अधिक। आगे, 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा ये पुरस्कार मिला गया। राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि पुरस्कार दिए गए हैं। जो पुरस्कार दिए गए हैं आगे मैं इनके जीवन परिचय में बता चुका हूँ। इस जीवनी का शिरच्छेद। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही हैं। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, इस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती हैं, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु चलना जरूरी है। यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं कि कई महिलाएं पुरुषों के साथ कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं और उनको देखकर सुधा मूर्ति जो है वो खुशी से फूली नहीं समाती, वो आप चित्र में देख सकते हैं। इस शिरच्छेद में आने वाले शब्दार्थ की बात कर दूं, प्रशस्त, इसका यहाँ अर्थ होता है खुला। प्रतिभा, इसका अर्थ होता है असाधारण काम करने की शक्ति या योग्यता। यहाँ पर एक मुहावरा भी है, फूला न समाना, इसका अर्थ होता है अत्यंत प्रसन्न होना,
बहुत खुश होना। इसके साथ ही पाठ नंबर 8 सुधा मूर्ति यहाँ पूर्ण होता है। आज हमने बात की पाठ नंबर 8 जिसका नाम था सुधा मूर्ति। इस जीवनी में आने वाले कुछ विलोम शब्दों की भी बात कर दूं। आवश्यक, इसका विलोम शब्द होता है अनावश्यक। सौभाग्य, इसका विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य। उपस्थिति, इसका विलोम शब्द होता है अनुपस्थित। सज्जन, इसका विलोम शब्द होता है दुर्जन। अपना, इसका विलोम शब्द होता है पराया। उच्च, इसका विलोम शब्द होता है निम्न। अधिकतम, इसका विलोम शब्द होता है न्यूनतम। इस जीवनी में आने वाली संधि विग्रह की भी बात बता दो। संशोधन, सम वत्ता शोधन। समाप्त, सम वत्ता आप्त। परीक्षा, परि वत्ता इच्छा। सर्वोच्च, सर्व वत्ता उच्च। उल्लास, उत वत्ता लास। यथोचित, यथा वत्ता उचित। सज्जन, सत वत्ता जन। पुस्तकालय, पुस्तक वत्ता आलय। अनेक, अन वत्ता एक। इस पाठ में जीवनी में आने वाले समास के प्रकार की भी बात कर ले। भेदभाव, तत्पुरुष समास। कार्यस्थल, तत्पुरुष समास। नवयुवक, कर्मधारय समास। तिरंगा, बहुव्रीहि समास। महाविद्यालय, कर्मधारय समास। अनुसंधान शालाओं, तत्पुरुष समास। कार्यस्थल, तत्पुरुष समास। त्यागपत्र, तत्पुरुष समास। सुखा पीड़ित, तत्पुरुष समास। कार्यरत, तत्पुरुष समास। सज्जन, कर्मधारय समास। महाविद्यालय, कर्मधारय समास। सुधा मूर्ति जीवनी में आने वाले शब्द समूह के लिए एक शब्द भी इसकी भी बात कर लें। पराया देश, विदेश। चुनाव के लिए खड़ा होने वाला उम्मीदवार। कुछ जताने बताने की क्रिया, सूचना। आमने सामने की मुलाकात, साक्षात्कार। अधिक उम्र वाला व्यक्ति, बुजुर्ग। पुस्तक लिखने वाली, लेखिका। रोग निवारण का उपाय, चिकित्सा। किसी पद से संबंध न रखना, त्यागपत्र। इच्छा रखने वाला, इच्छुक। विद्यार्थी को विद्याभ्यास में सहायतार्थ मिलने वाला धन, छात्रवृत्ति। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। अच्छे चरित्र का व्यक्ति, सज्जन। पाठ नंबर 8 सुधा मूर्ति संकलित साहित्य प्रकार जीवनी यहाँ पर पूर्ण होने के बाद आपको गुरु कार्य करना है। गुरु कार्य में इस जीवनी में आने वाले जितने भी शब्दार्थ हैं उस शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। आने वाले 3 जो मुहावरे हैं उसका अर्थ देकर उसको वाक्य में प्रयोग करना है। आने वाली एक कहावत उसको भी लिखना है। उसके बाद इस जीवनी में आने वाले विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द वो भी लिखना है। संधि विग्रह, समास के प्रकार और शब्द समूह के लिए एक शब्द देना है। और उसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक जो है उसके अंदर स्वाध्याय के जो प्रश्न के उत्तर हैं उस प्रश्न के उत्तर आपको लिखना है। सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। तो उसके अंदर 5 प्रश्न है, उसके उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर दीजिए। उसके अंदर 7 प्रश्न है, उसके 7 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो उसके अंदर 4 प्रश्न है, उस 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। तो इसके अंदर 3 प्रश्न हैं, तो आपको इस 3 प्रश्न के उत्तर लिख कर रखना है। समय आने पर आपका गृह कार्य जो है वो जांचा जाएगा।
धन्यवाद।